सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, जिसको हम क्यूपीसीआर या फिर रियल टाइम पीसीआर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा पीसीआर टेक्निक है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पेशेंट है, अगर उसको वायरल इन्फेक्शन है, सपोज कोविड-19 इन्फेक्शन है, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्यूपीसीआर। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम देखने वाले हैं, क्या इसका प्रिंसिपल रहता है, कैसे यहाँ पर काम होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पीसीआर। सो यहाँ पे देखें कि हमारे पास में सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर SARS-CoV-2 आरएनए वायरस था। अब उसके अंदर क्या जो आरएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड उससे फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हम डीएनए बनाएंगे। सो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगेगा और जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो आरएनए से आपका जब डीएनए बन गया है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद इस डीएनए को हम क्यूपीसीआर कराएंगे। सो कोविड के टेस्टिंग में भी इसका यूज़ किया हुआ था कि यहाँ पर जो पेशेंट है, पेशेंट का हमने सैंपल लिया, तो उसका जो हमने सैंपल लिया उसके बाद में उस सैंपल में से आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया बाय द वेरियस आरएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। सो आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा और फिर इस डीएनए का हम पीसीआर कराएंगे। इस डीएनए को हम एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर, और इसका हम क्या कराने वाले हैं, क्यूपीसीआर कराने वाले हैं। सो क्यूपीसीआर में भी वही स्टेप्स होंगे आपके कि पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर अनीलिंग होएगी, फिर एक्सटेंशन होएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्राइमर के साथ में कुछ अलग भी यूज़ करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि हमारी डाई या फिर प्रोब। तो यहाँ पर या तो हम डाई यूज़ करते हैं या फिर प्रोब यूज़ किया जा सकता है। तो जो डाई होती है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ साइबर ग्रीन डाई। अब ये जो डाई होती है इसका प्रॉपर्टी होता है कि इट कैन इंटरकेलेट एंड बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से वो बाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब सपोज़ करो कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था एंड ये जो येलो वाला पार्ट है दिस वाज योर टारगेट रीजन, यानी कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट था वो ये वाला था। लेकिन ये जो हमारे पास में डाई है, साइबर ग्रीन डाई है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब जहाँ पे भी इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा ये वहाँ पर बाइंड हो जाएगी और फ्लोरोसेंस देगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी रीजन में बाइंड हो, वो यहाँ पे भी बाइंड हो सकती है, वो टारगेट सीक्वेंस के बाहर भी बाइंड हो सकती है। जहाँ पे भी उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा वो बाइंड कर जाएगी, वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगी। सो हम कहते हैं कि ये जो हमारी डाई है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। वहीं अगर कंपेयर करें हम इसे टैगमैन प्रोब से, तो जो टैगमैन प्रोब है वो एक हमारा स्पेशली डिज़ाइन प्रोब होता है जो कि सिर्फ आपकी सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट से ही बाइंड करेगा। जो आपकी सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वहीं पर जाकर ये बाइंड करेगा। तो ये जो प्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर किस मेथड को करते हैं, टैगमैन प्रोब वाले मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, आपकी स्पेसिफिक जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वहीं पर जाकर के ये बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं साइबर ग्रीन क्यूपीसीआर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। टेम्परेचर क्या रहता है, अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो दो आपके जो स्ट्रैंड्स थे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये जो येलो वाला पार्ट है दिस इज़ अ टारगेट सीक्वेंस। सो उसके बाद में क्या होता है, अनीलिंग होता है, यानी कि प्राइमर्स का एडिशन होता है। अनीलिंग हो गया, उसके बाद में एक्सटेंशन होता है। अनीलिंग में जो टेम्परेचर रहता है वो आपका अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक्सटेंशन में जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो अनीलिंग में हमने प्राइमर्स को बाइंड करा दिया। अब प्राइमर के बाद में क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो पॉलीमरेज है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द पॉलीमरेज। तो ये पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्सटेंशन कर देगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करा देगा। सो एक्सटेंशन होने के बाद में जब हमारे पास अभी तक तो वैसा ही पीसीआर चल रहा है जैसा हमारा नॉर्मल पीसीआर चलता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, साइबर ग्रीन डाई को ऐड किया जाता है। तो साइबर ग्रीन डाई जो होती है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इंटरकेलेट हो जाती है एंड फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, और इस फ्लोरोसेंस को मेजर किया जाता है आफ्टर ईच साइकिल। सो पीसीआर एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सपोज करो आपकी साइकिल 1 थी, तो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमारे पास 2 डीएनए बन गए।
ऐसे ही जब आप सेकेंड साइकिल चलाओगे तो 2 से 4 बन जाएंगे। तो हर एक साइकिल में जो आपके प्रीवियस वाला सैम्पल था वो डबल हो जाता है, मतलब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए एंड सो ऑन। सो इसलिए बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन हो रही है। सो उससे यहाँ पर हमारे पास कर्व आएगा, मतलब डिफरेंट साइकिल्स का हम यहाँ पर फ्लोरोसेंस लेंगे एंड इस तरीके से आपको एक कर्व दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम पीसीआर कर्व या एम्प्लीफिकेशन कर्व। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ यूजिंग द टैगमैन प्रोब। कैसे हम QPCR करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम स्टेप होगा कि सबसे पहले आप डीनेचुरेशन कर लोगे, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA के वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद द सेकेंड स्टेप विल बी द अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है कि हम प्राइमर का एडिशन करते हैं, साथ में हम यहाँ पर प्रोब का भी एडिशन कर रहे हैं। सो टैगमैन प्रोब जो होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो आपके टारगेट सीक्वेंस पे ही बाइंड करे, लाइक विद इन द टारगेट सीक्वेंस ही वो बाइंड करे। तो इस तरीके से वो डिज़ाइन होते हैं। अगर आप इस प्रोब के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज़ नोन एज द रिपोर्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं। और ये 5 प्राइम एंड पे होता है। ये जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है क्वेंचर, दिस इज़ नोन एज क्वेंचर। सो जब ये रिपोर्टर और क्वेंचर पास पास में होते हैं तो क्वेंचर क्या करता है, रिपोर्टर को इनहिबिट करके रखता है, मतलब इसको फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करने देता है। सो ये जो रिपोर्टर की एक्टिविटी है दैट इज़ सप्रेस्ड बाय द क्वेंचर जब वो नियर प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, पास पास में होते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी फ्लोरेसेंस देखने को नहीं मिलता है। सो अभी आपको समझ आया कि हम एक्सटेंशन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अनीलिंग आपको समझ आ गई कि अनीलिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली प्राइमर्स के साथ साथ हम एक और चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं दैट इज़ द टैगमैन प्रोब। सो ये जो हमारे पास में टैगमैन प्रोब है वो बाइंड कर गया, जो भी इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस थी वहाँ पे जा कर के ये बाइंड कर गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी द एक्सटेंशन, जो कि कौन करता है, हमारा पॉलीमरेज एंजाइम करता है। तो टैग पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये प्राइमर था, दिस वन वाज द प्राइमर। यहाँ पर आपका टैग पॉलीमरेज आया एंड वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है तो टैग पॉलीमरेज के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको उड़ा देगा। तो यहाँ पे उसके रास्ते में आता है कौन, आपका टैगमैन प्रोब। तो ये उसको उड़ा देता है रास्ते में से एंड जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो क्वेंचर अलग हो जाता है, रिपोर्टर अलग हो जाता है। तो अब तो किसी का खौफ नहीं है रिपोर्टर को, तो अब रिपोर्टर जो है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है एंड इस फ्लोरोसेंस को मेजर किया जाता है हर एक साइकिल के अंदर, लाइक आफ्टर एवरी साइकिल ऑफ पीसीआर इस फ्लोरोसेंस को मेजर किया जाता है। सो जो आपका QPCR है और जो नॉर्मल PCR है उसमें डिफरेंस ये भी है कि जो आपका QPCR होता है ना, QPCR होता है वहाँ पर हम थर्मल साइक्लर के साथ में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो PCR इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यहाँ पर अटैच होता है। तो थर्मल साइक्लर के साथ में यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी अटैच होता है, जो कि हमें हेल्प करता है डेटा एनालिसिस के अंदर। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है यही आपकी फॉल करती है, लाइक आपका जो टैगमैन प्रोब था वो इस तरीके से था ना, क्वेंचर था और इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टर था। तो यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो रिपोर्टर पे फॉल करती हैं, जिसकी वजह से आपको फ्लोरोसेंस मिलती है। सो अगर आप नॉर्मल जो हम PCR की बात करें तो नॉर्मल PCR में क्या होता है, नॉर्मल PCR में हम पहले क्या करते हैं, PCR रन कराते हैं। हमने PCR रन कराया, उसके बाद में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि हमारा एम्प्लीफिकेशन अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिज़ल्ट एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि PCR ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बैंड्स ही नहीं आए इसका मतलब आपका PCR अच्छे से हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर QPCR में हमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पर हम सेम टाइम पर ही एनालाइज कर सकते हैं। मतलब जब आपका PCR रन हो रहा है तो आप
चेक कर सकते हो कि आपका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है अच्छे से या नहीं हो रहा है, प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब जैसे आपका पीसीआर रन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि एम्प्लीफिकेशन आपका अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है ग्राफ एनालिसिस की। सो ये जो हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास CT वैल्यूज़ है, इधर PCR साइकिल्स है, नंबर ऑफ़ PCR साइकिल्स, और इधर फ्लोरोसेंस है। तो CT का मतलब क्या होता है? CT वैल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ़ साइकिल्स आफ्टर विच सिग्नल इंटेंसिटी रीचेज द थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो आपको कितनी नंबर ऑफ़ साइकिल्स लगेंगी? मान लो 20 साइकिल लगी, 20 PCR की साइकिल आपको रन करने पे जो है थ्रेशोल्ड रीच हो रहा है। तो CT मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता देती हूँ कि CT वैल्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच आपको क्या मिलेगा? सिग्नल इंटेंसिटी जो है, जो सिग्नल इंटेंसिटी है वो थ्रेशोल्ड पे रीच हो जाती है, दैट रीचेज द थ्रेशोल्ड, उसको हम शो करते हैं CT वैल्यू। सो नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच सिग्नल इंटेंसिटी रीचेज द थ्रेशोल्ड इज शोन एज द CT वैल्यू। अब CT वैल्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है DNA के कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि अगर आपकी ज़्यादा CT वैल्यू है, इसका मतलब है कि सिग्नल जो है वो आपको लेट डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब कि आपके सैंपल में लो कंसंट्रेशन है DNA की। यहाँ पर आपको 2 कर्व दिख रहे हैं, कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 2। मान लो कि ये 2 पेशेंट्स के सैंपल हैं। अब जो पेशेंट नंबर 1 है इसकी CT वैल्यू आ रही है 23, यानी कि 23 साइकिल्स लग रही हैं PCR की टू रीच द थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो सेकेंड वाले सैंपल को देखो, इसकी CT वैल्यू कितनी है? 27। तो आप बताओ कि CT वैल्यू जो होगी जितनी ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे CT वैल्यू ज़्यादा है, CT वैल्यू ज़्यादा है यानी कि इसके अंदर जो DNA का कंसंट्रेशन था वो क्या था? कम था। सो इसके अंदर DNA के जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। तो इन्फेक्शन क्या है? इसके अंदर कम है। तो जिस भी पेशेंट का कर्व आपको पहले मिल जाता है यानी कि उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है। अब आप ये वाला ग्राफ देखें, यहाँ पे ना 5 पेशेंट्स के आपको सैंपल दे रखे हैं और उसका जो है रियल टाइम PCR qPCR का कर्व दे रखा है, एम्प्लीफिकेशन कर्व दे रखा है। तो आप इसमें देख के बताएं कि कौन सा जो पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। मान लो कि ये कोविड पेशेंट्स हैं, COVID-19 इन्फेक्शन है इनको, तो अब आपको बताना है कि किसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो जो आपको कर्व पहले मिल रहा है यानी कि सबसे कम उसकी क्या है? साइकिल्स, नंबर ऑफ़ साइकिल्स सबसे कम है। तो CT वैल्यू क्या है? CT वैल्यू यहाँ पर क्या है? लो है। तो अगर CT वैल्यू लो होती है तो DNA का कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है, DNA का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। तो इन्फेक्शन क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है। तो जितना देरी से आपको कर्व मिलेगा यानी कि CT वैल्यू उतनी हाई है, यानी कि DNA का जो कंसंट्रेशन है सैंपल के अंदर वो उतना कम है, वायरल DNA का जो कंसंट्रेशन है वो उतना कम है, तो इन्फेक्शन उतना कम है। तो जो 5th वाला पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन सबसे कम है और जो सबसे पहले आपको ग्राफ मिल रहा है उसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जितनी हाई CT वैल्यू होती है इट मीन्स सिग्नल डिटेक्टेड लेट, सिग्नल आपको लेट डिटेक्ट हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ लो DNA, वायरल DNA कंसंट्रेशन, सो इट मीन्स लो इन्फेक्शन। सो इस तरीके से हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं। सो अगर आपने बाकी के PCR की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे PCR डिस्कस कर चुके हैं, PCR क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एंड मल्टीप्लेक्स PCR, RT-PCR। सो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।